हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 8 समाकलनों का अनुप्रयोग के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि समाकलन का अनुप्रयोग में आपको एग्ज़ाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगी। पिछली वीडियो में मैंने एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया था जिसमें एक वक्र दिया रहेगा और उसकी कोटियाँ दी रहेंगी, बाउंड्री दी रहेगी। आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं जब आपके पास 2 वक्र दिया रहेगा और उससे घिर के जो क्षेत्रफल पड़ेगा उसको निकालना पड़ेगा। यदि देख लीजिए y1 और y2, यदि आपके पास 2 वक्र दिया है और आप उसका डायग्राम बनाते हैं, आपको पहला काम आपको दोनों का डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद आपको दूसरा काम रहेगा दोनों की क्रॉस पॉइंट निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहला काम डायग्राम बनाना, दोनों के बारे में नॉलेज रखकर कि कैसा कौन सा डायग्राम क्या है। दूसरा काम उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो हमको ये इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो हम यदि नाम दे दें ये A B C D E और ये F कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं मेरे को इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं उस पूरे के एरिया में से इस नीचे के एरिया को माइनस कर दूं, इस पूरे के एरिया में से नीचे के एरिया को माइनस कर, तो ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास बनेगा, आपके पास ये जो भी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक की रहेगी, आपके पास x का मान जो भी रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यदि यहाँ से यहाँ तक a, इसकी बाउंड्री a है और ये b है, तो यहाँ a ले लीजिए, b है ले लिया आपने। और यहाँ पर ऊपर का वक्र यदि y1 शो करता है और नीचे का वक्र आपको y2 शो कर रहा है, 2 वक्र जो दिए हैं, तो ऊपर के वक्र के क्षेत्रफल में से हम नीचे के वक्र के क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो y1 माइनस y2 ये dx आपका ये क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा। ये तब लगाना है बच्चों आपको जब 2 वक्र से घिरा क्षेत्रफल मिलाएगा। ये तब जब आपके पास x की बाउंड्री दी रहेगी तब आप y1 y2 लगाएंगे और x के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे। परंतु जब स्थिति में जब आपके पास x की बाउंड्री ना दे के y की बाउंड्री दी हो, c और d दिया हो, तो अब x1 माइनस x2 और dy कर लेंगे। सेम इस प्रकार चलेगा। ये तब लगाना है जब आपको y की बाउंड्री दी हो, तब y के सापेक्ष आपको समाकलन करना रहेगा। तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने लिया है प्रश्न 8.29 का पहला प्रश्न दिया है वक्र y बराबर y² बराबर 4x और x² बराबर 4y के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मैंने ये बताया था कि y² बराबर 4ax हो तो इसका शीर्ष 0 0 होता है, ना भी a होती है, और डायग्राम पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा डायग्राम बनता है। नेगेटिव होने से नेगेटिव डायग्राम में x अक्ष के सापेक्ष डायग्राम बनता है। और यदि आपका x उसके बराबर 4ay हो, y हो यहाँ पर, और पॉजिटिव हो तो आपका ऊपर x अक्ष y अक्ष के सापेक्ष बनेगा, और y के सामने यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में y अक्ष के सापेक्ष बनता है ये डायग्राम। तो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है ये परवलय के, आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आपको ये परवलय का समीकरण है। तो x² और y² दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो ये हमारा परवलय का समीकरण शो करता है। तो पहला जब आपको ऐसा एग्जाम में 2 वक्र दिया हो उसके बीच का क्षेत्रफल ये करना हो, उस स्थिति में आपको पहला क्या काम करना है, दोनों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को लिख लिए। तो ये y² बार 4x, यह परवलय है, लिखिए यह परवलय है। यहाँ पर शीर्ष कितना है इसका बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूले से देखेंगे तो शीर्ष 0,0 है, और यहाँ पर तुलना कर रहे हैं y² बराबर 4ax से। तो यहाँ पर a का मान कितना हो रहा है बच्चों 1, तो यहाँ पर तो आपका नाभि हो जाता है कितना a,0, तो यहाँ पर नाभि हो गई 1,0 और अक्ष हो गया है आपका यहाँ पर धनात्मक है x अक्ष की धनात्मक दिशा। अब इसी प्रकार दूसरे का बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। दूसरा वाला भी क्या शो कर रहा है, x² बराबर 4y। जब एक का वर्ग हो, x और y में से एक का वर्ग नहीं होती है, परवलय को शो करता है। तो इसका तुलना हम किससे कर रहे हैं, x² बराबर 4ay से करेंगे। तो यहाँ पर ये भी है, यह भी परवलय है, यह भी एक परवलय है। शीर्ष आपका इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 0 0 आएगा, और ए तुलना करेंगे a की वैल्यू 1 है तो नाभि हो गई आपकी 0,a होता है तो ये 0,1 हो गया। तो आपने दोनों का कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी शीर्ष और नाभि के बारे में और अक्ष पता चल जाए। ये भी यह अक्ष कौन सा है इसका, y अक्ष की धनात्मक दिशा,
y अक्ष की धनात्मक दिशा कैसे पता लगाते हैं बच्चों, आपको पिछले वीडियो में बताया है। जिसका पावर नहीं रहता वो उसके अक्ष को देखते हैं पॉजिटिव है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा, x अक्ष पॉजिटिव है तो इसलिए x अक्ष की धनात्मक दिशा। तो दोनों का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखने के पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप है आपको डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने से पहले इसका एक काम कर लेते हैं, हम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो तीसरा स्टेप है दोनों वक्रों का कटान बिंदु ज्ञात करना। तो कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा है कि आप इसमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख लीजिए, आप x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास y² बराबर 4x है और ये है x² बराबर 4y। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो x² / 4 = y। तो इस y की वैल्यू को यहाँ रख ले रहे हैं, तो y की वैल्यू को रख लिया तो x² / 4 पूरी की पावर स्क्वायरिंग = 4x है। ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है x की पावर 4 और ये 16 4 = 64x। तो ये और आप इसको हल करेंगे तो x की पावर हो जा रही है आपके पास 4 ऋण 64 x बराबर 0। इसको और हल करेंगे, x कॉमन निकाली तो x की घात 3 ऋण 64 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 0। एक x की पावर 3 हो गई 64, x की पावर 3 64 तो ये 4 के x की पावर 3, ये 4 की पावर 3 होता है तो x की वैल्यू हो गई 4। तो आपके पास बिंदु कितना मिल गया बच्चों, x की वैल्यू 0 और 4 मिल गई। तो अब आप क्या काम करेंगे, इससे y की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें से y की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो x बराबर 0 लिया, आप किसी में भी रख लीजिए। y की वैल्यू निकालना है तो y² बराबर 4x था, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो एक बिंदु हो गया आपके पास कटान बिंदु 0 0। अब x बराबर 4 रखें आप, दूसरा तो y² बराबर हो गया 4, x की जगह 4 रख रहे हैं तो ये हो गया 4 का स्क्वायरिंग। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट हो गया 4 4। अब कटान बिंदु 2 आपको पता चल गया ए और बी। उस स्थिति में अब आपको डायग्राम बनाना है। तो चौथा स्टेप्स रहेगा आपका डायग्राम बनाना, रफ डायग्राम बनाना। एकदम परफेक्टली नहीं बनाते इसमें बच्चों, हम एक आइडिया लेकर बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए, हमने x अक्ष बनाया, y अक्ष बनाया है। बनाने के पश्चात पहला वाला डायग्राम क्या बोल रहा था, ये परवलय है, शीर्ष 0 0 है और x अक्ष की धनात्मक दिशा है। x अक्ष की धनात्मक दिशा है यानी कि आपका डायग्राम ऐसा बना, ये हुआ। ये परवलय नंबर 1 है, आप लिख लीजिए ये परवलय 1 है। अब उसके बाद दूसरा परवलय क्या था, ये वाला था बच्चों। ये इसका भी शीर्ष 0 0 था और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा थी। तो हम इसका बना लेंगे रफ डायग्राम। तो ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है और शीर्ष 0 0 है, देख लीजिए शीर्ष 0 0 है। ये जो शो कर रहा है आपका ये परवलय सेकंड शो करता है। आपने लिख लिया तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास कटान बिंदु क्या है, ये हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस हिस्से को, इसका हमने कटान बिंदु देखा था बच्चों, तो एक कटान बिंदु ए लिया था मैंने, तो ए नाम दे देती हूँ 0 0 को, और दूसरा कटान बिंदु 4.4 था। यानी कि ये जो कटान बिंदु आपका आ रहा है यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये भी 4 है, तो ये बी बिंदु ले लिया 4.4 4,4। तो अब हमारा ये हमको पता चल गया। तो यहाँ से x का मान कहाँ से कहाँ तक विचलित होता है, 0 से 4 के बीच में विचलित होता है। तो हमको ये a और b ले लिया, तो यहाँ हम नामकरण ले लेते हैं ACBD। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो लिख लेते हैं। इसमें डायग्राम से स्पष्ट है कि हमें ACBD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसमें x का मान 0 से 4 विचलित होता है।
तो हमने ले लिया। अब हमको इसको वैल्यू रखनी, हम क्या काम करेंगे, इस पूरे के क्षेत्रफल में से नीचे के क्षेत्रफल को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो ऊपर के पूरे का क्षेत्रफल का नाम यदि ABCD तक चला गया था तो ये E ले लेते हैं। तो हमारे पास अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल लिखिए, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो पूरा नाम है ACBE, ACBE का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे नीचे के क्षेत्रफल को, ADBE का क्षेत्रफल, ADBE का क्षेत्रफल। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो y dx, यहाँ पर भी y dx। अब ये y कौन सा वाला y रहेगा उसको देख लीजिए आप। जब आप ऊपर का क्षेत्रफल लेते हैं, ये वाले क्षेत्रफल को देख रहे हैं, इस वाले क्षेत्रफल में कौन सा वाला परवलय का इस्तेमाल हो रहा है, इस परवलय का इस्तेमाल हो रहा है। और ये परवलय नंबर कौन सा, पहला। तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए। और जब आप नीचे के क्षेत्रफल, ये वाले क्षेत्रफल को देख रहे हैं, तो इस वाले क्षेत्रफल में देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन से परवलय का हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड परवलय का। तो यहाँ सेकंड नंबर डाल दीजिए, 1 और 2। और उसके बाद यहाँ पर दोनों ही में स्थिति में x का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक लिख लिया। तो हमारे पास ये सूत्र हो गया। अब y का मान रख लीजिए बच्चों इसमें। तो y1 की जगह आप पहला परवलय का मान रखेंगे और y2 की जगह आप दूसरे परवलय का मान रखेंगे। तो हमने y1 पहले परवलय से y का मान रख लिया वर्गमूल 4x, दूसरे परवलय से y का मान रख लिया x²/4। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। वर्गमूल 4 को 2 लिख लेते हैं, x की पावर 1/2 है तो इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2/3/2 आएगा। और यहाँ पर मान लोअर लिमिट अपर लिमिट रख लेते हैं। फिर यहाँ पर 1/4 को बाहर कर लिया, x² है तो इसका समाकलन हुआ x की पावर 3/3। और लोअर लिमिट अपर लिमिट रख लिया, वैल्यू रखते जाते हैं। इसको हल कर लेंगे, ये वाला 4/3 कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लिया हमने। अब वैल्यू रखी है, x की जगह रखी है 4 की पावर 3/2 -0, ये हुआ। फिर यहाँ पर मान रख लिया तो ये हुआ 1/12 बाहर आ रहा है बच्चों। इसमें मान रखिए 4 की पावर 3 ऋण 0 आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर 1/4 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हुआ 4/3। ये 2 की पावर 2 लिखकर इसको 3/2 कर लीजिए ताकि 2 कैंसिल हो जाए। और ये 1/12 है और 4 यहाँ पर कितने बार है, 3 बार है बच्चों। तो 4 3 12 करके आप इसको कर लीजिए। तो ये हो गया अपने पास 2 की पावर 3 8, 8 चौक हुआ 32/3 हुआ, ऋण हुआ 4 चौक 16/3, 32 में से 16 घटा है 16/3, इतना वर्ग इकाई। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, प्रश्न पहला का तीसरा। वक्र y = x² और x² - 4 कोष्टक में y - 1 = 0 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुकी थी, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो कि रेखा के समीकरण में x और y दोनों की पावर 1 रहती है। परवलय के समीकरण में या तो x की पावर रहेगी 2 वर्ग रहेगा, y की नहीं रहेगी, या y की पावर रहेगी x की नहीं रहेगी। तो समझ जाइए वो परवलय का समीकरण शो करता है। वृत्त के समीकरण में x² y² दोनों की पावर रहेगी, पर दोनों के नीचे कांस्टेंट टर्म्स रहेगा एक जैसा, जिसको अपन यहाँ राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं एलसीएम लेकर। और दीर्घवृत्त में x² y² दोनों की पावर रहती है, परंतु दोनों के नीचे के कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग रहते हैं। तो अभी अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें देख रहे हैं x की पावर है y की नहीं है, इसमें x की पावर है y की नहीं है। इसका मतलब दोनों ही परवलय को शो कर रहे हैं, परंतु परवलय के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको सबसे पहला क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना है। तो y = x², ये क्लियर है कि ये परवलय है, परवलय है। इसका शीर्ष कितना है, शीर्ष आपका 0 0 है, आप लिखते चले जाइए। और यहाँ पर आप इसकी तुलना y = x² = 4a y से करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1। तो आपकी नाभि हो जाएगी 0, a होती है तो ये हो गया 0,1। तो ये और अक्ष देख लीजिए, अक्ष हो जाएगा, कहाँ से देखना है, ये y अक्ष की, y में वर्ग नहीं है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा, तो y अक्ष की धनात्मक दिशा। तो ये हो गया आपके पास पहला परवलय का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा परवलय को देख लीजिए, ये हो गया है x² = x² + 4 y - 1 = 0, ये दूसरा परवलय है।
इस दूसरे परवलय में ध्यान से देखने वाली बात है कि ये स्टैंडर्ड फार्मूले में नहीं दिया है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में लेकर आने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लगा के 4y माइनस 1 हुआ। अब इसकी तुलना करेंगे आप, तो इसकी तुलना करने के लिए x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 4ay माइनस बीटा, इससे तुलना की जाती है हमेशा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा शो करते हैं, आपका क्या शीर्ष शो करते हैं इसमें। तो उस स्थिति में यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो x माइनस 0 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर अल्फ़ा हो गया है 0 और यहाँ पर तुलना करोगे तो बीटा हो गया है आपके पास 1, तो आपका शीर्ष हो गया है 0,1। तो पहला शीर्ष हमने पता लगा लिया। दूसरा, हमको अक्ष की मेन ज़रूरत पड़ती है नाभि से ज़्यादा, हम अक्ष लिख लेते हैं। अक्ष देख रहे हैं आप, जब तुलना करें तो y के साथ नेगेटिव है, तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, तो इसको लिखेंगे y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो आपने दो चीज़ कर लिया, आपने दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ताकि आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहे। अब तीसरा चीज़ आपको देख कर रखना है कि आप इस स्थिति में इसका कटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो तीसरी स्थिति निकाल रहे हैं हम, इसका कटिंग पॉइंट निकालेंगे, कटान बिंदु। तो तीसरा लिखेंगे दोनों वक्रों का कटान बिंदु। तो दोनों कटान बिंदु निकालने के लिए क्या स्टेप्स बताया बच्चों कि दोनों में की वैल्यू को आप रख लीजिए। तो हमारे पास पहला y बराबर एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर धन 4y माइनस 1 बराबर 0, ये है आपके पास। तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर लीजिए। तो y की वैल्यू को यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू को रख लेंगे तो आपके पास समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 4y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये हो जा रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो टोटल हो जा रहा है आपके पास 5x स्क्वायर बराबर 4। तो x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4/5, तो x की वैल्यू आ जा रही है आपके पास धन ऋण 2/5। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकालने के पश्चात आपको y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू को जब आप वैल्यू रखते हैं 2/5, तो यहाँ पर y आ जाएगा, x की जगह रखिए 2/5 का वर्ग, ये हो जाएगा 4/5। तो एक पॉइंट हो गया आपके पास 2/5 और यहाँ पर 4/5, 2/5 और 4/5। तो एक कटिंग पॉइंट मिल गया। जब x की जगह आप रखते हैं ऋण 2/5 रखेंगे तो y में वैल्यू रखने से आएगी वही, वर्ग होने के कारण 4/5। तो दूसरा कटिंग पॉइंट हो गया आपके पास माइनस 2/5 और यहाँ पर y की वैल्यू आ रही 4/5। तो आपके पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने निकाल लिया। तो पहला स्टेप्स में पहला आपके पास वक्र का कॉन्सेप्ट लिखा, दूसरे स्टेप्स में दूसरे वक्र का कॉन्सेप्ट लिखा, तीसरे में आपने दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। अब इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। रफ डायग्राम के लिए देख लीजिए। तो हमको पहला परवलय बनाना है, हमारा शीर्ष 0 0 है, y अक्ष की धनात्मक दिशा है। तो आपका पहला वक्र का डायग्राम ऐसा बना लेंगे आप, x अक्ष और y अक्ष बना लिया, शीर्ष 0 0 लिया और y अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो ये आपका पहला वक्र बन गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये परवलय फर्स्ट लिख लीजिए, इसको नामकरण कर लीजिए ऐसा। अब दूसरे को ध्यान से देखिए। दूसरे को जब आप देखेंगे तो उस स्थिति में आपका शीर्ष आ रहा है 0,1 और आपका आ रहा है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो 0,1 आ रहा है तो आपको 0,1 पॉइंट को बनाना पड़ेगा। आपने 0,1 पॉइंट बना लिया, ये दूसरे का शीर्ष हो गया। तो इसकी y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, तो आपका ये जो परवलय, दूसरा परवलय ऋणात्मक दिशा यानी कि आपको नीचे की तरफ बनेगा, तो ये आपका दूसरा परवलय बन गया। तो आपका ये लिख लीजिए परवलय दूसरा। तो आपको परवलय बनाने के लिए मेन शीर्ष की ज़रूरत पड़ती है और एक आपकी कौन सी अक्ष है इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपने बना लिया। इसके पास बनाने के पश्चात आपने तीसरा पॉइंट क्या किया है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला है। तो एक का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास मिल रहा है 2/5 4/5। तो ये जो मान निकल रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए बिंदु है बच्चों 2/5 4/5। और यहाँ पर मान निकल रहा है ये इस वाले का, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, सीधा बनता है ये। बी का मान निकल गया 2/5 और 4/5। तो इस प्रकार ये हमको क्षेत्रफल मिल रहा है। तो हमको पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है।
तो हम क्या काम करेंगे, इस पूरे हिस्से के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, ये देख रहे हैं कि आप ए एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो आप पूरे हिस्से के क्षेत्रफल को निकालने के लिए इसमें इस हिस्से के क्षेत्रफल को निकाल के डबल भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के क्षेत्रफल को भी निकाल सकते हैं। जब आपको यहाँ एक्स का मान मालूम है, यहाँ पर भी एक्स का मान मालूम है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा ये ओ ए बी, ये बी यहाँ है, ये सी डी प्राप्त हुआ। तो अब लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्र ओ ए सी, ये बी लिया है, ओ ए सी बी प्राप्त हुआ, जिसमें x का मान ऋण 2/वर्गमूल 5 से 2/वर्गमूल 5 तक विचलित होता है। तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इस पूरे का अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभिष्ट क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला है हिस्सा, पूरे के क्षेत्रफल में से हम नीचे के क्षेत्रफल को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं y1 माइनस y2 dx, जो सूत्र स्टार्टिंग में बताया है। परंतु y1 किसको लेना रहता है बच्चों, y1 हम हमेशा ऊपर वाले पॉइंट में से, हम क्षेत्रफल में से नीचे वाले हिस्से को माइनस कर रहे हैं, ये वाले हिस्से को माइनस कर रहे हैं हम। तो ऊपर वाले हिस्से में कौन सा पर वाला इस्तेमाल हुआ, ऊपर वाले हिस्से में ये पर वाला इस्तेमाल हुआ। ध्यान से देखिए मेरा हाथ कहाँ घूम रहा है, इस वाले परवलय में से नीचे वाले परवलय के हिस्से को माइनस कर रहे हैं हम एक्स अक्ष वाले घिरे क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर सबसे पहले परवलय 2 इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 1 ना लिखकर आप सेकंड डालिए और यहाँ पर 1 लिखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है डायग्राम से कि आपको ऊपर के परवलय में से नीचे के परवलय को माइनस करना है। तो अब यहाँ पर x का मान माइनस 2/वर्गमूल 5 से 2/वर्गमूल 5 तक x का मान विचलित होता है, इसको लिख लिया हमने। अब मान को रख लेते हैं हमारे पास, मान को रखने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है ऋण 2/वर्गमूल 5 से 2/वर्गमूल 5। y2 पहले सेकंड परवलय का समीकरण लिखना है, तो सेकंड परवलय में y का मान कितना हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले सेकंड समीकरण का मान निकालते हैं। तो हमारे पास मान था, साइड में निकाल लेते हैं हम। समीकरण था हमारे पास ये x² धन 4 y माइनस 1 बराबर 0। इसमें से हम y का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 4y इक्वल टू 4 माइनस x²। तो y का मान हो गया 4 माइनस x²/4। तो ये सेकंड वाला है y का मान, तो सेकंड y का मान आ गया 4 माइनस x²/4 dx। ये भी माइनस 2/वर्गमूल 5, ये भी 2/वर्गमूल 5। यहाँ पर y1 का मान इसमें तो डायरेक्ट निकल गया था बच्चों, क्या था y का मान x²। यहाँ पर हम डायरेक्ट रख लेंगे x² dx। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। 1/4 कांस्टेंट हम इसको बाहर निकाल लिया। हमारे पास जब इसका समाकलन करेंगे तो 4 का समाकलन 4x माइनस x की का स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा हमारे पास x की का 3/3 और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लिए माइनस 2/वर्गमूल 5। ये 2/वर्गमूल 5 हो गया ऋण, यहाँ इसका समाकलन x की घात 3/3, ये ऋण 2/वर्गमूल 5 और ये हो गया 2/वर्गमूल 5 अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम इसमें मान रख देते हैं कि 1/4 जहाँ जहाँ x है बच्चों उसकी जगह अपन को रखना है अपर लिमिट, यानी कि 2/वर्गमूल 5 माइनस 2/वर्गमूल 5 की पावर 3/3। ये अपर लिमिट रखा माइनस, फिर लोअर लिमिट तो 4x की जगह माइनस 2/वर्गमूल 5 ऋण माइनस 2/वर्गमूल 5 कितने बार, 3 बार, पूरे का बट्टा 3 और ये लोअर लिमिट रख लिया हमारे पास, ख़त्म हो गया। और माइनस इसमें से 1/3 बाहर कर लेती हूँ मैं, तो
तो x की पावर 3 है, x की जगह रख लेते हैं अपन 2/वर्गमूल 5 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस अब x की जगह लोअर लिमिट माइनस 2/वर्गमूल 5 की घात 3। ये तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है बच्चों 1/4, ये हो गया 4 दूनी 8/वर्गमूल 5, ये हो गया, इसको हल कर लीजिए आप, 8/5/5 आएगा, नीचे 3 है तो 5 थी, अब 15/3 हो गया। ऋण, ये ऋण और ये ऋण मिलके धन हो जा रहा है बच्चों, धन 8/5, और ये ऋण आ जाएगा बच्चों, परंतु सामने ऋण है तो धन हो जाएगा, परंतु फिर सामने है ऋण तो ये ऋण हो गया, तो 8 ये भी हो गया 5/5 आएगा, 5/5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 15/3, तो ये इसका मान हुआ। अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इसमें कितना आ रहा है, इसको हल करेंगे तो ये 8/5/5, ये ऋण है और इसके सामने हो के धन 8/5, 5/5। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 1/4 ये हो गया 16/5, इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने से माइनस 16/15/3, और यहाँ पर 1/3 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये 16/5/5 आ रहा है। तो अब यहाँ पर इस स्थिति में हम 4 का यदि गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो 4 का काट लेते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 4 से, तो 4/5 ऋण 4/15/3, और इसको गुणा कर लेते हैं तो 16/15/3 आ रहा है, ये आ जाता है। तो यहाँ पर देख लिए 15/5 है, ये वर्गमूल 5 चल रहा है बच्चों, ये वर्गमूल 5 है, 3 नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हुआ, इन दोनों का करेंगे तो हो गया 4/5 और नीचे 5, 16 और 4 20/15/5। इसमें ऊपर नीचे हम 15 का गुणा कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर हर समान हो जाए, तो 15 चौक 60, ये हो गया 15/5 ऋण 20/15/5, तो ये हो गया टोटल 40/15/5 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों का आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इसे सब्सक्राइब लाइक करते चलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय।